कंडक्ट होना शुरू होती है। और हम ये कहते हैं कि ये जो रैपिड कंडक्शन आपको इम्पल्स के अंदर नजर आती है, दिस रैपिड कंडक्शन इज एक्चुअली ड्यू टू, ये जो रैपिड कंडक्शन है ये असल में इस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के ओपन होने की वजह से। तो उसने कहा जी जैसे ही इसने टच किया, फ्यू सोडियम आयंस मूव इनसाइड, जैसे ही वो सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव किए, इट बम्प्स ओवर देयर, ये एकदम से आपके पास यहाँ से एक्साइट कर गई। क्यों एक्साइट की? कि बेटा देखो जैसे ही टच किया कुछ सोडियम आयन आए, ये जो सोडियम आयन की वजह से इट ग्रेजुअली रीचेज अप टू -60, ये ग्रेजुअली रीच की। लेकिन जब ये कभी ग्रेजुअली रीच कर गई तो ये इतना पोटेंशियल जरूर था कि इसने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर दिया। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, द सोडियम आयंस रशली मूव इनसाइड, जिसकी वजह से आपके पास रैपिडली इट गोज टू पॉजिटिव। हमने कहा जनाब ये हुई है डीपोलराइजेशन, यानी मेम्ब्रेन आपके पास पोलर थी और मेम्ब्रेन ने फौरी तौर पर अपने आप का पोटेंशियल चेंज किया है। और हुआ क्या होगा कि पॉजिटिव आयन अंदर आए हैं, अंदर से पहले वो नेगेटिव थी मेम्ब्रेन, तो जब पॉजिटिव आयन बेटे अंदर आए तो मेम्ब्रेन स्टार्टेड गेटिंग पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। अब देखिए बेटे ये एकदम से तो पॉजिटिव नहीं हुआ ना, यानी ये आपके पास पहले -50, -40, -30, -20, -10, यानी ये डीपोलराइजेशन पे ही जा रही है ना बेटे। तो ये असल में डीपोलर होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो फिर पोलर हो गई, चाहे उल्टी पोलर हुई है लेकिन पोलर तो फिर भी है, यानी चार्जेस की तो फिर भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। बेटे हम कहते हैं बिल्कुल, हम कहते हैं ये असल में डीपोलर होने जा रही थी। द the doors remains open for slightly more time, वो जितना वैसे रहना होता है वो तो रहते हैं। हम कहते हैं यहां तक तो आना उसका डीपोलराइजेशन है, इसके अलावा वो ओवरशूट कर रही है, ठीक है। और ये ओवरशूट करती है अप टू +50 तक, ये +50 तक ओवरशूट करती है। जब ये +50 तक इसकी एक्सेस होती है तो बेटे इट टर्न्स बैक। अच्छा ये टर्न्स बैक कैसे होगा? यानी यहां पर होगा यूं कि आपके पास दिस सोडियम गेट शट्स ऑफ, ये बंद हो जाएंगे। और हमने कहा कि इस दौरान हमने कौन कौन से इवेंट पढ़े? जब हमने डीपोलराइजेशन पढ़ा तो कौन कौन से इवेंट्स हम पढ़ते रहे? हमने ये पढ़ा कि जब कभी डीपोलराइजेशन होती है तो सोडियम पोटाशियम पंप, इनकी एक्टिविटी पे तो अभी हम कोई बात नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि ये तो चैनल्स आपके पास हमेशा ओपन ही रहेंगे। वो इस वजह से मेरे बेटे ओपन रहेंगे क्योंकि दे आर फ्री चैनल्स, तो ये फ्री चैनल्स रिमेन ऑलवेज ओपन, ये ओपन ही रहा करते हैं। हम कहते हैं कि जी जब कभी आप सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करते हो, हाँ तो यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ही तो ओपन हुए थे, इसी वजह से तो सोडियम रशली मूव किया था, इसी वजह से तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होती होती +50 की तरफ चली गई थी। हमने कहा कि ये इस वक्त पोटाशियम वोल्टेज चैनल्स आर क्लोज्ड, वो तो बंद है, और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मैक्सिममली +50 तक रीच कर गया। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यहां से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वापसी की तरफ कैसे आएगा। ये वापसी की तरफ यूं आएगा कि यहां से जैसे ही ये +50 को टच करेगा, आपके पास यहां से पोटाशियम आयन, क्योंकि हम जानते हैं कि 20 टाइम्स ज्यादा है, ये बेटे यहां से बाहर मूव करना शुरू करेंगे। जब ये पोटाशियम आयन रैपिडली यहां से बाहर मूव करना शुरू करते हैं तो आपके पास मेम्ब्रेन दोबारा से अपना पॉजिटिविटी लूज करना शुरू कर देती है। जब मेम्ब्रेन अपनी पॉजिटिविटी लूज करना शुरू करेगी तो इट मींस इट इज गेटिंग नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आयन रशली बाहर जा रहे हैं और इम्पल्स डाउनवर्ड आ रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ओपन। सो हम कहते हैं कि अच्छा अब इस वक्त ये हालत हो गई है कि भाई पॉजिटिव सोडियम आयन तो अंदर इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, जितने सोडियम इकट्ठे हो गए
भाई सोडियम तो बाहर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि सोडियम 10 टाइम्स बाहर ज्यादा होते हैं। और पोटाशियम जिस तरह से, जिस स्पीड से बाहर की तरफ गए हैं बेटे, उसने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और आपके पास ये वो टाइम है कि आप इस वक्त कोई नई इंपल्स को कंडक्ट करवाने के काबिल नहीं है। हम कोई दूसरी नई इंपल्स यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराते, हम कोई नई इंपल्स कंडक्ट नहीं करा रहे होते। सो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये आपके पास वो पीरियड है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं, कि जिसके अंदर आपके पास कोई नई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो सकती। तो इस चीज को रीगेन करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और हम कहते हैं जब कभी आपके पास रीपोलराइजेशन होती है तो ड्यूरिंग repolarization these pumps become readily active and potassium leaky channels are open. Sodium voltage gated channels are now closed, but potassium voltage gated channels became open, जिसकी वजह से पोटेंशियल दोबारा से -70 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। ये बेटे पोटेंशियल का दोबारा से -70 मिली वोल्ट तक आ जाना तो ठीक था, लेकिन हुआ ये कि ये जो पोटाशियम गेट है ना, ये पोटाशियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल है, इट इज स्लाइटली वीक चैनल, ये थोड़ी वीक चैनल है, एंड इट टेक्स सम मोर टाइम टू क्लोज, ये थोड़ा ज्यादा वक्त लेती है क्लोज होने के लिए। तो जब चूंकि ज्यादा वक्त ले रही होती है तो जितना पॉजिटिव आयन बाहर जाना चाहता था उससे ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर चले जाते हैं। जब बेटे जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव आयन बाहर जाता है तो मेम्ब्रेन को जितनी नेगेटिविटी पे होना चाहिए था वो उससे ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, और हम इस कंडीशन को हाइपर पोलराइजेशन का नाम देते हैं। अच्छा, व्हाई इट इज नेम्ड एज हाइपर पोलराइजेशन? बिकॉज वो जिस स्टेट पे आकर रुकना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। अब देखें, अगर आपको इस स्टेट के ऊपर कभी इंपल्स कंडक्ट करानी पड़े तो आपको -60 पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा सोडियम आयन को अंदर कंडक्ट करना पड़ेगा। अलबत्ता ये तो वो स्टेट थी जो डीपोलराइजेशन की और रीपोलराइजेशन की, तो वो स्टेट थी जिसमें तो कोई चांस ही नहीं था ना कि आपके पास इंपल्स कंडक्ट करे। हाँ, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन इसमें है, मगर आपको यहाँ पर ज्यादा इंटेंसिटी में इंपल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो तब ये आपके जाकर टच करेगी। इस वजह से इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जी आपके पास हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में भी डेफिनेटली पंप्स एक्टिव होंगे, वो रीगेन कर रहे होंगे उस पोटेंशियल को। These leaky channel remain always open, they never close, ये कभी क्लोज नहीं हो रही होती। सोडियम वोल्टेज चैनल्स आर स्टिल क्लोज्ड, ये अभी भी क्लोज है, और आपके पास पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर स्टिल ओपन। इनकी ज्यादा ओपनिंग ही की वजह से तो बेटे प्रॉब्लम आई है। और हम क्या बात पढ़ रहे होते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जी जो वोल्टेज है ये -90 मिली वोल्ट पर चला जाता है, ठीक है, वोल्टेज जो है वो -90 मिली वोल्ट के ऊपर चला जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि आपके पास इस जगह पर जो 2 to 3 मिली सेकेंड का इवेंट चलता है, ये 2 to 3 मिली सेकेंड्स का इवेंट चलता है, ये आपके पास एक जगह का एक्शन पोटेंशियल कंडक्शन है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये यहां से आगे प्रोपगेट करता है, यानी जब कभी यहां सोडियम आयन आए, इन्होंने इन चैनल्स को ओपन किया, इधर से आने वाले सोडियम इन चैनल्स को ऑपरेट करते हैं, यहां से इनवर्ड मूव करने वाले, यहां से इनवर्ड मूव करने वाले सोडियम चैनल्स इनको एक्टिवेट कर रहे होंगे। बेटे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके ऊपर एक माइलिनेटेड शीट पाई जाती है,
तो ये वाला चैनल तो फिर एक्टिवेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि फिर ये वाले एक्टिवेट हो रहे होंगे और यहाँ से इनवर्ड मूव करने वाले सोडियम्स इनको एक्टिवेट करने के लिए जाएंगे, लेकिन स्टिल दे कंटेन अनदर माइलिन शीट। तो उसकी वजह से ये वाले सोडियम आइंस इनको एक्टिवेट करेंगे। सो हम लोग ये बात समझेंगे कि आपके पास सिर्फ इम्पल्स उस एरिया में कंडक्ट करेगी, सिर्फ इम्पल्स उस एरिया में कंडक्ट करेगी जहां पर माइलिनेशन मौजूद नहीं होगी। तो भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि इम्पल्स फिर पैचेस में चलती है। हाँ, वैसे भी हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि कभी आपने स्टेडियम के अंदर कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देखा हो या टीवी के ऊपर उसको ऑब्जर्व किया हो, तो आपने मेरे बेटे कभी ये देखा होगा कि वहां पर ऑडियंस मूव करके वहां पर वेव नहीं चलाती है, बल्कि उसके अंदर लोग अपनी जगहों पे बैठे अपनी जगहों पर खड़े हो जाते हैं और वो सक्सेसिवली ये इवेंट परफॉर्म करते रहते हैं। लोग अपनी जगह पे बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर उससे अगले पैच के लोग बैठते और खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते और खड़े हो जाते हैं। तो वो यूं आपके पास एक वेव चलती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास न्यूरॉन्स के अंदर भी कोई आयन मूव करके नहीं जाता है। ये आयन्स अपनी ही जगहों पर सोडियम का इनवर्ड इनफ्लक्स और पोटाशियम का इफ्लक्स होता रहता है। सो ये सोडियम का इनफ्लक्स, पोटाशियम का इनफ्लक्स लोकलाइज्ड एरियाज के ऊपर होता है और उन लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर इनका इनफ्लक्स होता है बेटे जिन एरियाज के ऊपर नॉन माइलिनेटेड जोन्स यानी नोड्स ऑफ रेनवेयर पाया जाता है। अगर आपके पास यहाँ पर इम्पल्स चलनी हो विदाउट माइलिनेशन यानी अनमाइलिनेटेड फाइबर हो, तो मेरे बेटे अनमाइलिनेटेड फाइबर के अंदर जो इम्पल्स कंडक्ट करेगी वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 मीटर पर सेकंड से फ्लो करेगी। जब कभी माइलिनेटेड एरिया के अंदर ये फ्लो करेगी तो ये 100 टू 120 मीटर पर सेकंड से फ्लो करेगी। सो ये हम ये कह सकते हैं कि बेटे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर जो इम्पल्स का कंडक्शन है वो रैपिड होता है। अच्छा, हम ये बात पढ़ेंगे कि आपके पास ये चलती हुई इम्पल्स डेफिनेटली यूं किसी एक्सोनल एंडिंग पे पहुंच जाएगी। तो ये लेट सपोज आपके पास कोई एक एक्सोनल एंडिंग है। सो ये एक्सोनल एंडिंग कनेक्टेड है किसी एक डेंड्रिटिक एंडिंग के साथ। ये एक्सोनल एंडिंग किसी एक डेंड्रिटिक एंडिंग के साथ एसोसिएटेड है। हम ये वाली जोन को, जो ये जोन आपके पास पाई जाती है, इसको नाम देते हैं प्री साइनेप्टिक नोब का, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, और इसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, राइट। अच्छा, अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहां पर ना बेटे रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इट एक्चुअली कैरीज रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर होते हैं फॉर सेक ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, राइट। और ये एक्सॉन जो आपके पास यहां पर मौजूद है, जो कि इंपल्स को लेकर आती है, इस एक्सॉन के पास यूं वेसिकल्स पाए जाते हैं
जिनमें से ये वेसिकल्स कुछ ये फ्यूज करते हैं इसकी सरफेस के साथ। हम लोग यहाँ पे बात ये पढ़ते हैं कि बेटे आपके पास ना ये वो एरियाज हैं जहाँ पर कैल्शियम आइंस मौजूद हैं, और कैल्शियम आयन ना यहाँ पर इसकी एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। जब कभी बेटे आपके पास यहाँ पर इम्पल्स रीच करती है, यानी इम्पल्स जब कभी यहाँ पे पहुंचेगी, तो यूजुअली तो हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव जबकि बाहर से पॉजिटिव होती है, तो तब तो ये पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते। लेकिन जिस वक्त बेटे आपके पास इम्पल्स इस जगह पे पहुंचती है, तो इम्पल्स के पहुंचने की वजह से आपके पास मेम्ब्रेन अंदर से कंपैरेटिवली पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाती है। समहाउ कैल्शियम आयंस ये मूव करके इस एरिया से यहां पर आते हैं। ये आने वाले कैल्शियम आयंस यहां पर मौजूद न्यूरो ट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करेंगे। ये एक्टिवेट होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। सो दिस एरिया विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे आने वाले ये यहाँ पर फ्यूज करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। हम कहते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर इस एरिया को यहाँ से इन रिसेप्टर्स को ओपन करते हैं, चैनल्स को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से दे बिकम मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस। जब कभी मेरे बेटे सोडियम आयन का अंदर मूव करना होता है, तो मेम्ब्रेन यूजुअली पहले थी -70 मिली वोल्ट पर इंटीरियर, ये चला जाता है टुवर्ड्स -60 मिली वोल्ट। तो जैसे ही अब 60 मिली वोल्ट पे जाएगा, यहाँ पर मौजूद सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बिकम ओपन। जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगी, आपके पास यहाँ से इनफ सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, और ये इंपल्स यहाँ से यहाँ पर कंडक्ट करेगी। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर बेटे यहाँ पर अटैच नहीं रहते, बल्कि यहाँ पर एसिटाइलकोलिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इसको रिवर्स पैटर्न में यहाँ पे मूव करेंगे। इसी वजह से हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इनकी रीजनरेशन के लिए इस एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, और फिर जैसे ही ये वापस आते हैं, कैल्शियम आयंस अगेन इन एरियाज पे भी रिटर्न हो जाते हैं, और आपके पास ये एक इंपल्स एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके अगले साइड पे चली जाती है। अगर मेरे बेटे मैं सवाल आपसे पूछूं कि ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक डेंड्रोलिमा होती है, या मेरे बेटे ये सार्कोलिमा हो सकती है, या ये आपके पास कोई ग्लैंडुलर सरफेस हो सकती है, या ये दोनों हो सकते हैं। बेटे ये डेंड्रोलिमा तो होती ही है, सार्कोलिमा भी तो हो सकती है, जहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। और यहां पर रिलीज होने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। जरूरी नहीं है कि ये एक्साइटेटरी हूं, लेकिन हम ये बात पढ़ते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। ये इनहिबिटरी भी हैं, न्यूरो इनहिबिटरी भी हैं, और न्यूरो एक्साइटेटरी भी हैं। जैसे हम ये बात पढ़ते हैं कि बेटे एसिटाइल कोलिन की बात करें, जो कि यूजुअली पीएनएस में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, पेपर में यही सवाल आज तक आया। मोरोवर हम मजीद लिख रहे होते हैं कि एसिटाइल कोलिन के अलावा नोर एपी
नेफ्रीन या एपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन, नोरेड्रेनालिन, डोपामीन। वैसे डोपामीन को किताब ने न्यूरो एक्साइटेटरी लिखा है, ये दोनों बिहेवियर शो करता है, यानी न्यूरो एक्साइटेटरी भी होता है और बेटे न्यूरो इनहिबिटरी भी होता है। अच्छा, इन केस ऑफ न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स हम ये बात पढ़ेंगे कि ग्लाइसिन और गैमा अमाइन ब्यूटेरिक एसिड, गाबा, एंडोर्फिन्स, ये आपके पास ऐसे हैं जो न्यूरो इनहिबिटरी हैं। जैसे ब्रेन में आपके पास एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि न्यूरो इनहिबिटरी रोल प्ले करते हैं, जो आपकी पेन से रिलीफ दे रहे होते हैं। हम ये बात पढ़ते हैं कि ये जो डिस्टेंस आपके पास दो न्यूरॉन्स के दरमियान में पाया जाता है, जिसको हम लोग साइनैप्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम दे रहे होते हैं, ये आपके पास ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर किस किस्म का साइनैप्स बनेगा। यानी यूजुअली एक और क्लासिफिकेशन जो साइनैप्स के अकॉर्डिंग की जाती है वो ये होती है कि साइनैप्स आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल होते हैं या मेरे बेटे ये केमिकल साइनैप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आपके पास वो साइनैप्स हैं जो 0.2 नैनोमीटर से भी कम या 0.2 नैनोमीटर का डिस्टेंस कंटेन करता है, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती। सो केमिकल साइनैप्स आपके पास वो होते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 नैनोमीटर का डिस्टेंस कंटेन करते हैं। सो हियर न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मजीद ये कि हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास बनने वाले ये साइनेप्टिक मैसेजेस के लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ पर आने वाला इम्पल्स या तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो या बहुत से इम्पल्सेस रैपिड सक्सेशन में आए। जैसे हम लोग एक बात यूं पढ़ते हैं कि अगर लेट सपोज आप यूं नदी के एक किनारे खड़े हैं और आपने यहां से एक कोई चीज, कोई लेट सपोज अ लेटर, आपने यहां पर किसी तरह से किसी बोर्ड बना के यहां पर कन्वे करना है, तो आपके पास यहां से दूसरी तरफ ये लेटर बेटे किस तरह से जा सकता है? हाँ, ये किस तरह से पहुंचाया जा सकता है? हम कहते हैं कि जी या तो आप यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिपल क्रिएट करें, और ये स्ट्रॉन्ग रिपल कैसे है? बहुत बड़ा पत्थर आप यहाँ पे फेंकें तो यहाँ पर बड़े बड़े रिपल्स जनरेट होंगे जो इसको यहाँ तक ले जाएंगे। या फिर अगर आपके पास बहुत बड़ा पत्थर नहीं है तो आप कॉन्टिन्यूसली एक एक छोटे छोटे पत्थर फेंकते रहें, ये कॉन्टिन्यूसली रिपल क्रिएट होते चले जाएंगे और ये यहाँ से स्विम करके दूसरी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल यही एनालॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपके पास या तो पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मौजूद हो जो इसको कंडक्ट करा के एक जोन से दूसरे जोन पे ले जाए, या दूसरे नंबर पर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास यहाँ पर मौजूद हो ऐसी इम्पल्सेस जो रैपिड सक्सेशन के अंदर आए, जो रैपिड सक्सेशन में आने से इम्पल्स को दूसरी तरफ कंडक्ट करा दें। सो दीज टू ऑप्शंस के उसने कहा बुक के अंदर भी कि या तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स होना चाहिए या रैपिड सक्सेशन में बहुत से इम्पल्सेस आने चाहिए दैट टेक्स मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। जी बेटे। जी बेटे, ये आपके पास जो डीपोलराइजेशन है इसको कुछ बुक्स ने लिखा है कि यहाँ पर डी आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि ये विद इन अ मिली सेकेंड होने वाला इवेंट है, तो ये उस वक्त स्टैटिक हुआ होता है क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होता है। लेकिन जैसे ही ये पीक आपके पास डीपोलराइजेशन में अपर एरिया के ऊपर जाती है, ये दोबारा से उसको स्टेबल करना शुरू कर देता है। तो हम इसको यहाँ पर एक्टिव कंसिडर नहीं कर रहे। वैसे यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि जैसे ही आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में कोई प्रॉब्लम आती है सोडियम पोटेशियम
पंप एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एट द बेस ये एक्टिव नहीं होता है। जी बेटे। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में देखो ना बेटे, हमने कहा कि एक एरिया को कवर करने के लिए एक इम्पल्स 2 टू 3 मिलीसेकंड लेगी। तो अगर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन आपके पास मौजूद हैं, तो उनके अंदर तो फिर ये सक्सेसिवली सारे ही चैनल्स ओपन होंगे ना, सो इट विल मूव वेरी स्लोली। यानी यहाँ पर 2 टू 3 मिलीसेकंड, 2 टू 3 मिलीसेकंड, 2 टू 3 मिलीसेकंड, 2 टू 3 मिलीसेकंड, ये कंटीन्यूअसली हर जगह पे इतना-इतना आप ऐड करते जाएँ। जब आपको हर जगह पे इतना ऐड करना पड़ेगा तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम, बजाय इसके कि आप एक इस पैच में, इस पैच में और इस पैच में लगाएं, तो उसमें टाइम आपका कम लगेगा। हम्म। नहीं बेटे, वो वाला जो है ना, वो मैकेनिकली ऑपरेटेड है। हाँ जी, थोड़ा सा सोडियम ज्यादा होता है, थोड़ा सा सोडियम कि वो -60 को टच करे, वो -60 को टच करे, इतना सोडियम होना चाहिए सिर्फ। थैंक यू सो मच।